एक बार फिर से आपका स्वागत है विजन एग्री एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी AGTA 2025 का जो पेपर हुआ था 13 जुलाई को, उसका फुल सॉल्यूशन या फिर कहें कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसमें पार्ट तीन पार्ट्स में हम जो है डिवाइड करके आपका जो है करवा चुके हैं और ये चौथा पार्ट है जिसमें आज हम एग्रीकल्चर पूरा समाप्त कर देंगे। कल से यूपी जीके वाले PYQ स्टार्ट होने वाले हैं, है ना। तो दोपहर 12 बजे कल से यूपी जीके के PYQ देखने आ जाना और शाम को 6 बजे कंप्यूटर के PYQ और रात 8 बजे एग्रीकल्चर आपका चलेगा प्रैक्टिस सेट वाला। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर ये आपने चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और यदि आप चाह रहे हो कि भैया तैयारी स्टार्ट करनी है AGTA की, तो भाई आपके लिए 2 साल की वैलिडिटी के साथ यूपी AGTA का बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसकी क्लासेस 1 नवंबर से ही स्टार्ट हो गई थी, है ना। तो 1 नवंबर से ये बैच आपका स्टार्ट हो गया, चल रहा है, फाउंडेशन बैच है। और मंडे से हम इसमें कृषि यूपी जीके और कंप्यूटर भी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, प्राइस इसका 1999 है, लेकिन आपको 50% डिस्काउंट मिलने वाला है। इस पर 999 मिलने वाला है। 2 साल की वैलिडिटी है, 2 साल तक ये वैलिड रहेगा, जिसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलने वाली, ई बुक PDF नोट्स मिलने वाले हैं, कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिलने वाली, मीडियम रहने वाला हिंदी, और डाउट सेशन आपके कोई भी डाउट कभी भी पूछ सकते हो। ये सारी चीजें मिलने वाली हैं AGTA के बैच में। साथ में साथ गन्ना पर्यवेक्षक का भी हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है, वो भी 1 नवंबर से ही स्टार्ट हुआ है। गन्ना पर्यवेक्षक फाउंडेशन बैच कृषि UPGK प्लस कंप्यूटर सारा कुछ कवर करने वाले हैं। ठीक है, 1999 प्राइस है, लेकिन 999 आपको ये बैच मिलने वाला है, जिसमें लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, ई बुक PDF नोट्स, कंप्लीट टेस्ट सीरीज, मीडियम रहने वाला हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम में सारी तैयारी कराएंगे, 2 साल तक ये वैलिड रहने वाला है। और साथ में साथ आप मंगाना चाह रहे हो घर पर किताबें, तो 1999 में 8 किताबें जो कि AGTA के बिल्कुल जैसा लेवल आता है उसी के अकॉर्डिंग बनाई गई हैं। 8 किताबें, जिनमें एक किताब जो है MCQ वाली है, जिसमें 10,000 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। 1999 में ये 8 किताबें आपके घर पर आने वाली हैं। और यूपी कृषि प्राविधिक सहायक के लिए 100 बुकलेट या फिर कहें 100 प्रैक्टिस सेट पेपर हमने जो है लॉन्च कर दिए हैं, बिल्कुल पैटर्न के अकॉर्डिंग चेंजेस करते जाएंगे। ऐसे ही आपके एग्जाम तक 100 बुकलेट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, एक्चुअल पेपर की तरह, जिसमें आपके 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन टेस्ट रहेंगे जो कि फुल लेंथ रहने वाले हैं। तो ये 1499 प्राइस है, लेकिन 749 रुपए में ये मिलने वाला है, क्योंकि 50% डिस्काउंट चल रहा है। साथ में गन्ना पर्यवेक्षक के लिए भी हमने 100 बुकलेट भी स्टार्ट कर दी है। ठीक है, गुरुजी नमस्कार। नमस्कार अतुल कुमार जी। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, इन मल्टी लोकेशन फील्ड ट्रायल्स ड्यूरिंग 2021 अक्रॉस बागपत उत्तर प्रदेश, दुर्गापुर राजस्थान एंड रांची झारखंड, which seed treatment formulation from ICR-IARI effectively reduce wilt and root rot in chickpea, outperforming conventional fungicide? कन्वेंशनल फंजीसाइड के मुकाबले आपका जो रूट रॉट या बिल्ट रोग होता है आपका चने में, उसको नियंत्रित करने में एक प्रभावी रहे। तो बागपत उत्तर प्रदेश, दुर्गापुर राजस्थान और रांची झारखंड में 2021-22 के दौरान बहुत स्थान क्षेत्र परीक्षणों के में ICAR-IARI के किस बीज उपचार फॉर्मुलेशन ने पारंपरिक कवकनाशकों से बेहतर प्रदर्शन करते हुए चने में बिल्ट और जड़ सड़न को प्रभावी ढंग से कम किया? अरे भैया बिल्कुल फ्री क्लास चलाएंगे। पूसा 5SD, ट्राइकोडर्मा, हार्जिन एनम, IARI P4 सीड ड्रेसिंग, डाल हैंडरमा
IIPRTH31 टाक फॉर्मुलेशन, कार्बोक्जिन प्लस थायरम केमिकल ट्रीटमेंट, मेटालेक्सिल प्लस मैनकोजेब 1:1 @0 से 25%, नन ऑफ दिस। अब बच्चों इसको आप तुक्का भी लगा सकते। IARI की बात हो रही है और पूसा की बात हो रही है, तो पूसा 5SD ट्राइकोडर्मा हार्जिएनम IARI P4 ड्रेसिंग, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? ऑप्शन ए हो जाता है, ठीक। 5SD ये फॉर्मुलेशन है जो कि रूट रॉट और बिल्ट के प्रति क्या है, आपके जो कन्वेंशनल है, जो कन्वेंशनल मेथड है उससे जो है अधिक प्रभावी रहा, ठीक। देखिए पूसा 5SD इज अ सीड ड्रेसिंग बायो फॉर्मुलेशन ऑफ ट्राइकोडर्मा है हर्जिएनम IARI P4 developed by the ICAR Indian Agriculture Research Institute designed to protect seeds from disease like wilt, collar rot, root rot, especially in crop like chickpea. It works by coating the seed to promote plant growth and manage soil-borne fungal pathogens, and it can be used alone or in कॉम्बिनेशन विद फंजीसाइड फॉर एनहेंस प्रोटेक्शन। यह जो है बीज पर एक ड्रेसिंग के रूप में या बीज के आवरण के ऊपर लगाया जाने वाला एक क्या है, सॉल्यूशन है या फॉर्मुलेशन है, जिसको आप फंजीसाइड के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। ये IARI ने विकसित किया है। देखिए पूसा 5SD ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित ट्राइकोडर्मा हर्जियानम IARI P4 का एक बीज ड्रेसिंग बायो फॉर्मूला है, जिसे विशेष रूप से चना जैसी फसलों में बेल्ट, कॉलर रॉट और रूट रॉट जैसे रोगों से बीजों की रक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। यह पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने और मृदा जनित कवक रोगजनकों को नियंत्रित करने के लिए बीजों पर लेप लगाकर काम करता है, और इसे अकेले या बेहतर सुरक्षा के लिए कवकनाशी के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, हाइडे थॉट्स आर रिलेटेड टू। अब बच्चों हाइडे थॉट क्या होते हैं? ये जो है पत्तियों के जो मार्जिनल्स होते हैं या टिप्स पर होते हैं, टिप पर जो आपकी छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं, है ना, या फिर कहें जो होल होते हैं, रंध्र नहीं कहते इन्हें, रंध्र स्टोमेटा अलग होते हैं, हाइडे थॉट अलग होते हैं। हाइडे थॉट पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाते हैं और उससे जल का स्राव होता है, ठीक है। और जिससे कौन सी प्रक्रिया होती है बच्चों? गटेशन प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है? गटेशन। तो हाइडे थॉट का संबंध किससे है? तो हाइडे थॉट का संबंध किससे बच्चों? रेस्पायरेशन नहीं, श्वसन से नहीं है, स्टोमेटा से होता है। फोटोसिंथेसिस से, गटेशन, ट्रांसपायरेशन। हाइडे थॉट संबंधित है तो बच्चों आपका गटेशन से। बिंदु स्राव, बिंदु स्राव जो है पत्तियों की निचली सतह से होने वाला, पत्तियों की निचली सतह से होने वाला स्राव होता है। पेपर किस बुक से आया था? अब देखो मैं एक प्रॉपर बुक तो नहीं बता सकता कि किस बुक से आया था, है ना। पेपर यदि आप देखो, पेपर जो आया था वो आया था आपका थोड़ा सा करंट लेकर और थोड़ा सा आपका योजनाएं लेकर, और बाकी देखो यदि आप बेसिक पढ़ रहे थे ना, कोई भी नोट्स पढ़ रहे हो, चाहे हमारे नोट्स पढ़ रहे हो, तो देखो 35 से 40 क्वेश्चन तो हमने भी कवर किए हैं एग्रीकल्चर के, ठीक है। यदि मैं देखो मतलब बताना चाहूंगा तो बहुत सी चीजें मैंने यहाँ भी बता दी हैं कि इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। सर हम AGTA में फॉर्म नहीं भर पाए थे पैट की वजह से, इस बार भर देना, ठीक, इस बार भर देना, और बढ़िया तगड़ी तैयारी करवाने वाले हैं इस बार, कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला। 65 में से 60 क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं इस बार, 65 में से 60 क्वेश्चन, ठीक है। और ये दावा नहीं है, ये दावा नहीं है, ये हम कह रहे हैं, करवाएंगे यहाँ, ठीक है। 65 में से 60 क्वेश्चन करवाएंगे, बैच में ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बिंदु स्राव क्या होता है बच्चों? कि जो निचली पत्तियां होती हैं, है ना, गटेशन कहां से होता है? आपकी जो टिप्स होती है, पत्तियों की निचली सतह होती है, वहां पर जो आपकी वेंस होती हैं उनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हाइडेथोट्स कहते हैं, उनके थ्रू क्या होता है? गटेशन होता है। तो गटेशन की बात करें तो हाइडेथोट्स के द्वारा रस यानी जल का बाहर स्रावित होना गटेशन कहलाता है। हाइडेथोड
पत्तियों की सिराओं के शीर्ष पर पाई जाने वाली एक संरचना है। मतलब ये कहें जो हाइडेथॉड होते हैं, जो पत्तियों की वेन्स होती हैं या नसें होती हैं या सिराएं होती हैं, है ना, उनमें पाया जाता है। गटेशन का कारण रूट प्रेशर होता है और रूट प्रेशर आपका धनात्मक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है जो जड़ तंत्र के जाइलम नली में उत्पन्न होता है। ये देखो, अरे हो जाएगा। अब देखो क्या होता है कि जब ठंडी का समय होता है ना, या फिर कहें अधिक पानी का जमाव होता है, तो उस केस में क्या होता है कि पत्तियों में बाष्पोत्सर्जन नहीं हो पाता, या ये कहें कि ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, तो रूट्स प्रेशर बढ़ जाता है। रूट प्रेशर बढ़ने के कारण आपकी जो पत्तियां हैं उन पर जो है हल्की हल्की बूंदें जमा हो जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, गटेशन। ठीक, और इस कारण से आपकी बूंदें जमा होती हैं गटेशन के कारण। आपने देखा हुआ ठंडियों के समय पर रूट प्रेशर बढ़ने से आपकी जो पानी की या ओस की बूंदें नहीं होती, वो पानी की बूंदें होती है, वो हाइडेथोड या पौधे की गटेशन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ये होती हैं। ठीक, आगे देखिए, गटेशन के लिए आवश्यक शर्तें क्या होनी चाहिए? अधिक जल का अधिक अपसरण तथा कम बाष्पोत्सर्जन। मतलब जल तो अधिक ले रहा है पौधे, लेकिन बाष्पोत्सर्जन कम हो रहा है उनमें। गर्म मृदा एवं आर्द्र या ठंडा वायुमंडल, गर्म दिन तथा ठंडी रात्रि, ऐसी दशा जाड़े की ऋतुओं में उपलब्ध होती है, जिससे आपके हाइड्रोथोट से क्या होता है, जल का स्राव होता है, जिसे हम गटेशन कहते हैं। गटेशन सामान्यतः रात्रि में होता है। जाड़े के दिनों में कुछ पौधों की पत्तियों के शीर्ष एवं मार्जिन पर लवण या सॉल्ट का इकट्ठा होना गटेशन के कारण ही होने वाली होता है। हाइडेथोड की बात करें तो एक विशेष प्रकार की क्या है, एपिडर्मल सेल्स होती हैं। ये एपिडर्मल सेल्स हैं जो पत्ती के शीर्ष अथवा मार्जिन पर, अर्थात सिराओं या बेंस एवं सूक्ष्म सिराओं बेनलेट्स के अंत पर पाया जाता है। वेनलेट्स के अंत पर पाया जाता है। हाइडेथोड के नीचे पैरेनकाइमा का समूह पाया जाता है, जिसे एपिथेम कहा जाता है। हाइडेथोड गटेशन आपके प्लांट फिजियोलॉजी से क्वेश्चन था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, which viral disease affecting cloven hoofed animal is prioritized for biannual vaccination under the livestock health and disease control program? पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत दो खुर वाले पशुओं को प्रभावित करने वाले किस विषाणु रोग को अर्धवार्षिक टीकाकरण के लिए प्राथमिकता दी जाती है? देखो बच्चों, एफएमडी फूट एंड माउथ डिजीज की बात करें तो इसे हर 6 महीने में वैक्सीनेशन या फिर कहें अर्धवार्षिक रूप से क्या देना पड़ता है हमें, वैक्सीनेशन या फिर कहें आपका जो है टीकाकरण करना होता है ना। तो यहां पर जो आपकी ये कह सकते हैं कि जो वायरल डिजीज है वो है आपकी फूट एंड माउथ डिजीज। देखो यहाँ पर क्लोवन हुप्ड कह रहा है खुर में, तो खुर में आपके जो छाले पड़ जाते हैं, तो ये आपका खुरपका मुंहपका रोग है ना। फूट एंड माउथ डिजीज एफएमडी है। ठीक, एफएमडी यहां पर सही उत्तर हो जाता है, फूट एंड माउथ डिजीज। फूट एंड माउथ डिजीज की बात करें तो खुरों में हमें छाले देखने को मिलते हैं, मुंह में छाले देखने को मिलते हैं पशु के, किसमें, आपका फूट एंड माउथ डिजीज में। फूट एंड माउथ डिजीज की बात करें तो बच्चों ये वायरल डिजीज है, वायरस से होने वाली एक डिजीज है, और इसमें आपको हर 6 महीने में वैक्सीनेशन या आपको टीकाकरण की आवश्यकता होती है। तो यह जो है कंटेजियस डिजीज है मैमल्स की। देखिए, foot and mouth disease is the most contagious disease of mammals and cause severe economic loss in susceptible cloven-hoofed animal, cattle, pigs, sheep, goat and water buffalo। ट्रांसमिशन कैसे होता है? डायरेक्ट कांटेक्ट से, वाटर के द्वारा, पानी के द्वारा भी हो सकता है, मैन्योर के द्वारा भी हो सकता है, पास्चर और कैटल के अटेंडेंट या फिर कहें जो आपका देखभाल करने वाला है उसके थ्रू भी हो सकता है। कौन सा? आपका फूट एंड माउथ डिजीज। खुरपका मुंहपका रोग एफएमडी स्तनधारियों का सबसे संक्रामक रोग है और अति संवेदनशील फटे खुर वाले पशुओं, जैसे आपका फटे खुर मतलब क्या कहें, जिनमें दो खुर होते हैं, दो खुर मतलब जैसे क्लोवन हुप्ड, मतलब ये कहें कि नॉर्मली आपका जैसे अगर ये पशु का खुर होता है तो इस तरीके से होता है, मतलब दो ही होते हैं वो खुर है ना। तो दो इनमें होने वाले, जैसे मवेशी होगा, सुअर, भेड़, बकरी और भैंस में गंभीर आर्थिक नुकसान का कारण बनता है। संचरण कैसे होता है, फैलता कैसे? तो बच्चों सीधा संपर्क द्वारा, पानी के माध्यम से, गोबर, चारागाह और मवेशी परिचारक द्वारा भी फैल सकता है। सिम्टम की बात करें तो बच्चों सीधी सीधी बात है
इसमें मुंह में और पैरों में छालों की पुटिकाएं बन जाती हैं। छाले जानते हो, लीजन बन जाते हैं, पुटिकाएं बन जाती हैं, लीजन्स बन जाते हैं, है ना। देखिए, द डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ बेसिल्स, फ्लूइड फिल्ड विद ब्लिस्टर एंड इरोजन इन द माउथ, नोज, टीट्स एंड फीट। इस रोग की विशेषता मुंह, नाक, कान और पैरों में पुटिकाओं, द्रव से भरे छाले और क्षरण का बनना है। शुरुआती स्टेज पर इनिशियल साइंस ऑफ पायरेक्सिया 39.4 to 40.6 डिग्री सी, डलनेस, एनोरेक्सिया एंड फॉल इन मिल्क प्रोडक्शन। प्रारंभिक लक्षण है बुखार आना, जिसमें आपका टेम्परेचर या फिर कहें पशु की बॉडी का टेम्परेचर कितना हो जाता है, 39.4 से 40.6 डिग्री से हो जाता है। सुस्ती, भूख ना लगना और दूध उत्पादन में गिरावट, ये लक्षण है। अगला है, these signs are followed by excessive salivation, drooling, serous nasal discharge, shaking, kicking of the feet or lameness, and basal blister formation in the tongue, dental pad, gums, soft palate, nostrils, muzzle and interdigital space and coronary band and teeth। इन लक्षणों के बाद अत्यधिक लार आना, लार टपकना, नाक से तरल स्राव होना, कपकपी आना, पैरों का हिलना, टिक या लंगड़ापन आना, और जीभ, दंत, पैड और मसूड़े, मुलायम तालु, नाक, थूथन और इंटरडिजिटल स्पेस और कोरोनरी बैंड और निपट में पुटिका या छाले का बनना शामिल है। यदि प्रेग्नेंट एनिमल है तो उसका कभी कभार गर्भपात भी हो सकता है ना। तो देखिए, प्रेग्नेंट काउ में अबॉर्ट एंड यंग काउ में डाई विदाउट डेवलपिंग एनी वेसल्स। गर्भवती गायों का गर्भपात हो सकता है तथा युवा बछड़े बिना किसी पुटिका के विकसित हुए मर सकते हैं। द कोर्स ऑफ एन एफएमडी इन्फेक्शन इज 2 to 3 वीक्स। सेकेंडरी इन्फेक्शन में डिले रिकवर। एफएमडी संक्रमण का इलाज हमें 2 से 3 सप्ताह तक चलता है, द्वितीय संक्रमण से ठीक होने में देरी हो सकती है, इसलिए इसे साल में 2 बार इसमें वेंटिलेशन किया। प्रिवेंशन कैसे करेंगे, रोकथाम कैसे करेंगे, कंट्रोल कैसे करेंगे, तो हमें साल में 2 बार क्या करना है, वैक्सीन लगानी। कौन सी, पॉलीवैलेंट वंस इन 4 मंथ और वेरीज विद टाइप ऑफ वैक्सीन। थ्रू डिसइंफेक्शन ऑफ सेड यूटेंसिल एंड क्लॉथ ऑफ अटेंडेंस। जो परिचारक है उसको पूरी तरह से डिसइंफेक्ट करें, मतलब ये कहें उसमें, मतलब ये कहें परिचारक बर्तन और सेट को पूरी तरह से साफ करे, है ना। कि टीकाकरण की बात करें तो बहुसंयोजी एक बार 4 महीनों या टीके के प्रकार के अनुसार भिन्न हो सकता है। रक्षा ट्रायोबैक फ्रॉम इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड द्वारा जो डेवलप की गई है, रक्षा वैक्सीन को भी हम लगा सकते हैं इसकी रोकथाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है, अकॉर्डिंग टू कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर। आपको पता है कि भैया जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर्स है, ये क्या काम करती है, एमएसपी की घोषणा करने का काम करती है। सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट एंड प्राइस, सीएसीपी जो है एमएसपी की गणना करती है, और सीसीईए या फिर कहें केंद्र सरकार को क्या कह देती है, सिफारिश देती है। ठीक, तो यहां पर पूछा है विच खरीफ क्रॉप रिसीव द सिंगल लार्जेस्ट अब जो एब्सोल्यूट एमएसपी इंक्रीज फॉर द 2025-26 सीजन। तो भैया आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति 29 मई 2025 के अनुसार किस खरीफ फसल को 2025-26 सीजन के लिए सबसे अधिक एमएसपी वृद्धि प्राप्त हुई है। अब देखो, ये तो बच्चे, बहुत से बच्चे पढ़ के गए थे, एमएसपी किस में वृद्धि हुई है, केवल एमएसपी याद रखना जरूरी नहीं है, पिछले साल के मुकाबले कितनी वृद्धि हुई ये भी याद रखना जरूरी है। तो देखो बच्चों, सबसे ज्यादा जो वृद्धि देखी गई थी वो देखी गई थी राम तिल में, नाइजर सीड में, 820 रुपए पर क्विंटल। 820 रुपए पर क्विंटल जो है वृद्धि देखी गई किसमें, नाइजर सीड में। आगे मैं आपको एमएसपी की टेबल दिखाने वाला हूं, एमएसपी आपको करवाने वाला हूं। तो देखो बच्चों, एमएसपी की बात करें तो एमएसपी फॉर खरीफ मार्केटिंग सीजन, आपके खरीफ के लिए एमएसपी ये जो है आपका 2026 जुलाई 2000 जून जुलाई 2000 मई तक या मई जून तक यही रहने वाला है, तो इसी को याद करना है आपको, है ना। तो पैडी की बात करें तो पैडी या धान, तो कॉमन या सामान्य पैडी का जो एमएसपी रहा 2369 रहा, और एमएसपी जो है 2024-25 में 2300 था। वृद्धि कितने की हुई, 69 रुपए की वृद्धि हुई इसमें।
ठीक। ग्रेड ए का है तो 2389, सॉरी 2389 जो है एमएसपी रहा। तो 2024-25 में इसका 2320 था, वृद्धि हुई 69 रुपए की। ज्वार हाइब्रिड इसका 3699 एमएसपी 2025-26 के लिए। 3371 जो है लास्ट ईयर था 2024-25 में, वृद्धि कितनी हुई 328 रुपए की। आपका जो है ज्वार मलदानी की बात करें तो 3749 रुपए की जो है एमएसपी रहा 2025-26 में। एमएसपी जो है 24-25 में जो था 3421 था, इसमें 328 रुपए की वृद्धि हुई। बाजरा की बात करें तो 2775 आपका एमएसपी जो है 2025-26 के लिए है, और 2024-25 में जो रहा 2625 रहा, 150 रुपए की इसमें वृद्धि हुई। ठीक। आगे बात करें रागी की तो रागी 4886 रुपए जो है एमएसपी है 2025-26 में। इसका पिछली साल था 4290, जो कि जिसमें वृद्धि हुई है 596 रुपए की। मक्का की बात करें तो इस साल 2400 रुपए इसका प्राइस रहा या फिर कहें एमएसपी रहा। पिछली साल 2225 था, इसमें 175 रुपए की बढ़त हुई है। अरहर या तुर की बात करें तो 8000 रुपए एमएसपी रहा इस साल, 7550 पिछली साल था 2024-25 में, और आप में इसमें वृद्धि हुई है 450 रुपए की वृद्धि दर्ज की गई है। मूंग की बात करें तो 8768 रुपए था, सॉरी है एमएसपी 2025-26 में, और 8682 था, तो इसमें बढ़त हुई 86 रुपए की। ठीक। तो ये आपका खरीफ के लिए एमएसपी है। आगे भी एक टेबल दी हुई है आपकी एमएसपी की। ठीक है। जैसे उड़द की बात करें तो उड़द का जो है 7800 रुपए है 2025-26 के लिए। 25-26 के लिए 2025-26 के लिए 78 रुपए, और 2024-25 के लिए जो था ये आपका 7400 रुपए था, इसमें 400 रुपए की बढ़त हुई। ऑयल सीड में बात करें ग्राउंडनट मूंगफली की तो 7263 2025-26 में, पिछली साल जो था 6783 था, और 480 की बढ़त हुई इसमें। सनफ्लावर सीड या सूरजमुखी की बात करें तो 7721 रुपए इसका 2025-26 में एमएसपी रहा, और 2024-25 में इसका था 7280, इसमें 441 रुपए की बड़ी बढ़त हुई। सोयाबीन की बात करें पीला येलो सोयाबीन तो इसमें 5328 रुपए एमएसपी है इस साल। पिछली साल इसका था 4892, 436 रुपए बढ़ा है ये। सिसमम की बात करें, तिल की बात करें तो 9846 रुपए इस साल रहा, और 9267 रुपए पिछली साल था, इसमें बढ़त हुई 579 रुपए की। नाइजर सीड या रामतिल की बात करें तो 9537 रुपए 2025-26 में है, और आपका 24-25 में था 8770, इसमें 820 रुपए की वृद्धि हुई। तो सबसे ज्यादा वृद्धि हमें नाइजर सीड में देखने को मिली। ये पूछा जाता है क्वेश्चन नॉर्मली। कॉमर्शियल क्रॉप की बात करें तो कॉटन कपास की बात करें तो मीडियम स्टेपल है तो 7710 रुपए आपका 2025-26 में एमएसपी। पिछली साल आपका 7121 रुपए था, 589 रुपए की वृद्धि हुई। लॉन्ग स्टेपल है तो लॉन्ग स्टेपल है 8110 रुपए का, पिछली साल 7521 का था, इस बार आपकी 589 रुपए की बढ़त हुई, इस पर वृद्धि हुई। ये एमएसपी हो गया खरीफ का। अगला क्वेश्चन है बैसिलस सबटिलिस हेल्प प्लांट्स टोलरेट एनवायरमेंटल स्ट्रेस व्हाई। बैसिलस सबटिलिस पौधों का पर्यावरणीय तनाव सहन करने में मदद करता है। इंड्यूसिंग द एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रेस रिस्पॉन्स जीन्स एंड फाइटोहार्मोन, तनाव प्रतिक्रिया जीन और फाइटोहार्मोन की अभिव्यक्ति को प्रेरित करके। सप्रेसिंग फोटोसिंथेसिस टू कंजर्व एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रकाश संश्लेषण को दबाकर। ब्लॉकिंग न्यूट्रिएंट अपटेक ड्यूरिंग स्ट्रेस पीरियड, तनाव के समय पोषक तत्वों के अवशोषण को कम करके रोककर। अब्जॉर्बिंग एक्सेस वाटर फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से अतिरिक्त जल को अवशोषित करके, या नन ऑफ दीज उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा सही उत्तर यहां पर? बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर, ए बी सी या फिर डी। बैसिलस सबटिलिस कैसे ग्रोथ को या फिर कहें वृद्धि को रोकता है? जल्दी से बताइए क्या होगा सही उत्तर, ए बी सी या फिर डी। राइट आंसर क्या होगा? लिखिए आंसर में।
क्या होगा सही उत्तर? जस्ट में थोड़ा पानी पी लिया जाए। तो बैसिलस सबटिलिस की बात करें तो यह क्या करता है बच्चों? इंड्यूसिंग द एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रेस रिस्पॉन्स जीन्स एंड फाइटो हार्मोन। तनाव प्रतिक्रिया जीन और फाइटो हार्मोन की अभिव्यक्ति को क्या करता है बच्चों? प्रेरित करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है, which of the following institutional mechanism was introduced under the extension reform seem to promote decentralized decision making and farmer led agricultural planning at the district level? यहां पर देखो इतने से आंसर होना था, at district level, at district level। क्या बच्चों? at district level से ही इसका आंसर होने वाला था आपका, ठीक, at district level से ही आपका आंसर होने वाला था यहाँ पर, राइट। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो एजेंसी काम करती है बच्चों वो है आपकी आत्मा। आत्मा कौन सी? वो वाली भूत वाली आत्मा नहीं, एग्रीकल्चरल एजेंसी टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी, है ना, एग्रीकल्चरल एजेंसी फॉर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, है ना, एग्रीकल्चर एजेंसी टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, है ना, सॉरी जो है ये एजेंसी यहां आ गया, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, ठीक, जो है आपकी आत्मा जो है जिला स्तर पर कार्य करने वाली एक संस्था है, एक्सटेंशन के रूप में वर्क करती है। कौन सी बच्चों? आत्मा। तो ऑप्शन यहाँ पर आत्मा सही हो जाता है। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी की बात करें या कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी की बात करें, एजेंसी लास्ट में आएगा, सॉरी, एजेंसी आत्मा की बात करें तो यह बच्चों आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करने वाली एक एक्सटेंशन जो है आपकी संस्थान है या एक्सटेंशन एजुकेशन वाली संस्थान है। वैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपका केबी के भी काम करता है, लेकिन आत्मा जो है आपका एक प्रोग्राम चल रहा है, ठीक। यह जो है 2005-6 में शुरू हुआ था। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एटीएम primarily refer to the agriculture technology management agency seem a decentralized district level program in India that works to integrate agriculture research and extension to disseminate new technologies to farmer। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एटीएम मुख्य रूप से कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी योजना को संदर्भित करता है, जो भारत में एक विकेंद्रीकृत जिला स्तरीय कार्यक्रम है जो किसानों को नई प्रौद्योगिकियों का प्रसार करने के लिए कृषि अनुसंधान और विस्तार को एकीकृत करने के लिए काम करता है। कौन बच्चों? आत्मा, हमारी आत्मा नहीं, तुम्हारी आत्मा, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी आत्मा, है ना, जिला स्तर पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है, which of the following agency is primarily responsible for procuring cereal and coarse cereal? बच्चों यहाँ सीरियल लिखा है ना, फॉर द सेंट्रल पूल अंडर द एमएसपी सिस्टम इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में एमएसपी प्रणाली के तहत केंद्रीय पूल के अनाज और मोटे अनाज की खरीद के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? हमने कई बार बताया, ये फूड्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जब पढ़ाया हमने, एफसीआई पढ़ाया, तो हमने कई बार ये बताया कि भैया जो आपका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, एफसीआई है, यह अनाज को एमएसपी पर खरीदने का काम करता है। प्राइमरी रूप से बात करें तो प्राथमिक रूप से काम करता है गेहूं व चावल पर, सीरियल ग्रेन है ये, और यदि द्वितीयक रूप से बात करें तो द्वितीयक रूप से काम करता है आपका मोटे अनाज या फिर कहें जो मिलेट्स हैं उनकी खरीद भी ये करता है, जीन या फिर कहें आपका बफर स्टॉक के रूप में ये खरीदता है ना। तो बच्चों यहां पर राइट आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम, एफसीआई, ठीक है।
तो निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में एमएसपी प्रणाली के तहत केंद्रीय पूल के अनाज और मोटे अनाज की खरीद के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो बच्चों एफसीआई है। नाफेड की बात करें, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की बात करें, तो यह एमएसपी पर दलहनी व तिलहनी फसलों की खरीद के लिए जिम्मेदार है ना। किसकी खरीद के लिए? एमएसपी पर दलहनी व तिलहनी फसलों की खरीद के लिए जिम्मेदार है कौन? आपका नेफेड। ठीक। तो बच्चों एफसीआई की बात करें, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें, तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना एफसीआई अधिनियम 1964 के तहत जो है स्थापना की गई थी। ठीक है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 14 जनवरी 1965 को की गई। भारतीय खाद्य निगम कई मार्गों से किसानों से चावल और गेहूं खरीदता है। क्या खरीदता है बच्चों? चावल और गेहूं खरीदता है। इसका पहला जिला कार्यक्रम कार्यालय तमिलनाडु के तंजावुर चावल के कटोरे और चेन्नई में मुख्यालय था। मुख्यालय बाद में दिल्ली स्थानांतरित हो गया। वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक की बात करें तो भारतीय खाद्य निगम के जो वर्तमान प्रबंधन निदेशक हैं वो हैं श्री अशोक के मीना आईएएस। और जो आपका एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपकी खाद्य सुरक्षा मंत्रालय है उसके तहत ही आता है आपका। एफसीआई के उद्देश्यों की बात करें तो किसानों को प्रभावी मूल्य समर्थन प्रदान करने के लिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसानों को घोषित लाभकारी मूल्य मिल रहे हैं और उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा निर्धारित समान मूल्य पर खाद्यान्न मिल रहा है। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सब्सिडी वाले खाद्य पदार्थ वितरित करने के लिए पीडीएस के रूप में अनाज की खरीद और आपूर्ति करना, बाजार को स्थिर करने के लिए बुनियादी खाद्यान्नों के लिए रणनीति रिजर्व रखना। अब देखो, अब जैसे आपको राशन के रूप में जो 5 किलो अनाज मिलता है ना, वो कौन देता है? एफसीआई देता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया देता है। उसकी आपूर्ति, उसका भंडारण खरीद करना, जैसे गेहूं और चावल की खरीद कौन करता है? एफसीआई। उसका भंडारण भी एफसीआई करता है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन जैसे पब्लिक पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू, आपके राशन के थ्रू जो 5 किलो अनाज देता है वो भी आपका कौन देगा? एफसीआई देगा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया देता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस डज नॉट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस पूछी गई थी। ये तो आपको छोटा बच्चा भी बता देगा, 8वीं क्लास का बच्चा बता देगा कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारी ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन हो गई, ग्रीन हाउस गैस है। आपका नाइट्रस ऑक्साइड है, ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन बच्चों ऑक्सीजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑक्सीजन क्या नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है ना। तो यहां पर राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा बच्चों? ऑक्सीजन होगा। क्या होगा? ऑक्सीजन। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में महत्वपूर्ण योगदान नहीं देती है? तो भैया ऑक्सीजन नहीं देती, बाकी सारी गैसें आपका योगदान देती हैं ग्रीन हाउस। क्लोरोफ्लोरो कार्बन हो गया, है ना। अगला क्वेश्चन है, विच ब्रीड ऑफ बफेलो इज रिफर्ड टू एज द ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड तो भैया एक ही को जाना जाता है, इन ब्लैक गोल्ड ऑफ इंडिया ड्यू टू इट्स हाई मिल्क यील्ड एंड अडॉप्टेबिलिटी। सूरती, मुर्रा, महसाना, जाफराबादी, नन ऑफ दीज। भैंस की किस नस्ल को इसकी उच्च दुग्ध उत्पादन और अनुकूलनशीलता के कारण भारत का काला सोना कहा जाता है? भैया ब्लैक गोल्ड तो एक ही है, कौन? मुर्रा। मुर्रा जो है सबसे भैंसों की नस्लों में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाली नस्ल है। इसे हम काला सोना कहते हैं, ब्लैक गोल्ड कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है मुर्रा। जो मुर्रा नस्ल है, इसके जो सींग होते हैं, इसकी खासियत, इसके जो सींग होते हैं वो जलेबी के आकार के होते हैं। जलेबी के मतलब एक गोल गोल होते हैं, है ना। और ये कहां से? पंजाब या हरियाणा से बिलोंग करती है। मुर्रा की बात करें बच्चों तो इसका उत्पत्ति स्थान है हरियाणा। ओरिजिन प्लेस क्या है? हरियाणा। अन्य नाम इसे अदर नेम दिल्ली बफेलो, ब्लैक ब्यूटी और कुंदी के नाम से जाना जाता है। रंग गहरा काला या ब्लैक कलर या जेड ब्लैक कलर की होती है। इसका रंग कैसा होता है बच्चों? जेड ब्लैक होता है। सबसे ज्यादा भारत में यही पाली जाती है। बहुत अधिक कसकर मुड़े हुए सींग, जलेबी आकार की, द टाइटली कर्व्ड हॉर्न इन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस ब्रीड।
भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली नस्ल है, हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन ब्रीड इन इंडिया। उत्तर भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है, हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन ब्रीड इन नॉर्थ इंडिया। देख लो सामने आपको मुर्रा बफेलो दिख रही है, मुर्रा बफेलो है ये। आगे बात करें तो विश्व में दूध देने वाली नस्ल है, हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। दूध उत्पादन 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्यात होता है, मिल्क प्रोडक्शन 1800 से 2500 लीटर पर लैक्टेशन। बसा फैट परसेंट 7% होता है। दूध उत्पादन 6 लीटर पर डे। प्रथम ब्यात में 45 से 50 माह में आती फर्स्ट काविंग। ब्यात अंतराल काविंग इंटरवल 450 से 500 दिन का होता है। बॉडी वेट की बात करें शारीरिक भार की तो मेल जो है 400 से 800 केजी का होता है और फीमेल जो है 300 से 700 केजी की होती है ना। तो ये मुर्रा के बारे में हो गया। और बच्चों सबसे ज्यादा जो दूध उत्पादन होता है वो भारत में, या फिर कहें जो भारत पहला स्थान रखता है ना मिल्क प्रोडक्शन में, वो भी किस कारण से रखता है, मुर्रा बफेलो के कारण रखता है। सुरती की बात करें तो इसके अर्ध आधे जो है अर्धचंदाकार क्या होते हैं, हॉर्न होते हैं या फिर कहें सींग होते हैं, है ना। तो देखिए सुरती की बात करें तो अन्य नाम दक्कनी, गुजराती और तलावदा, चरेटर और नदी आदि के नाम से जानते हैं इसे। ठीक, उत्पत्ति स्थान गुजरात का बड़ौदा, खेड़ा या नडीबाद या आनंद क्षेत्र है। वितरण उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर आपका दक्षिण राजस्थान में देखने को मिलती है। सींग जो है हंसियाकार होते हैं, सिकल शेप्ड होते हैं, हंसिया के आकार के इसमें जो है सींग देखने को मिलते हैं, हंसियाकार। पेट नाव के आकार का वैली बोट शेप्ड होता है। हल्के कामों हेतु उपयुक्त जो है, लाइट वर्क के लिए जो है बैल इसके सुइटेबल होते हैं। गर्भकाल की बात करें तो 305 दिन का होता है जेस्टेशन पीरियड। मिल्क प्रोडक्शन 1600 से 1700 लीटर पर लैक्टेशन। फैट 7.5 से 8.3% होता है। प्रथम ब्यात 40 से 50 माह है। फर्स्ट काविंग 40 से 50 मंथ में होती है। ब्यात अंतराल काविंग इंटरवल 400 से 500 दिन का होता है और बॉडी वेट मेल का 500 केजी, फीमेल का 380 केजी होता है। अगला क्वेश्चन, ये बच्चों ये लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम से था, ये प्रोग्राम हमने कवर किया हुआ था। अंडर द डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम DILRMP, on what basis is the unique land parcel identification number ULPIN generated? डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या किस आधार पर तैयार की जाती है? आधार लिंकेज एंड बायोमेट्रिक डिटेल, आधार लिंकेज और बायोमेट्रिक विवरण के आधार पर। रेवेन्यू हिस्ट्री एंड म्यूटेशन रिकॉर्ड, राजस्व इतिहास और म्यूटेशन रिकॉर्ड। क्रॉपिंग हिस्ट्री एंड सॉइल हेल्थ डाटा, फसल इतिहास और मृदा स्वास्थ्य डेटा। लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड एंड कैडेस्ट्रल मैप्स, देशांतर अक्षांश और भूकर या जमाबंदी के आधार पर। नन ऑफ दी उपयुक्त में से कोई नहीं। बच्चों आप जब भी आप जमा मतलब ये कहें कि आप मैपिंग करोगे, है ना, या फिर कहें आप डिजिटलाइजेशन लैंड रिकॉर्ड बनाओगे तो आप क्या करोगे, आधार लिंक करोगे? नहीं भैया, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड मापेंगे और कैडेस्ट्रल मैप, जमाबंदी, और यही जो है राइट आंसर था इसका, है ना। बहुत इजी था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 है। असर्शन, अभिकथन एंड रीजन दिया हुआ है बच्चों। असर्शन कथन दिया गया है, अभिकथन। द नेशनल सीड पॉलिसी प्रोमोट्स विलेज लेवल स्टोरेज ऑफ सीड, राष्ट्रीय बीज नीति गांव स्तर पर बीजों के भंडारण को बढ़ावा देती है। रीजन दिया है दिस इंश्योर इमीडिएट अवेलेबिलिटी ऑफ सीड ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज और अनफोर्सीन सिचुएशन, कारण है इससे प्राकृतिक आपदाओं या अल्प अप्रत्याशित स्थितियों के दौरान बीजों की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित होती है। Both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion A. अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है, परंतु कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं है। अभिकथन ए और आर दोनों सही है और कारण अभिकथन ए की सही व्याख्या है। बच्चों ये बिल्कुल सही है ना, दोनों कथन सही है और आपका जो कारण है वो भी सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन, विच न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कॉज विप्टाइल, ये तो सबको पता है बच्चों कि विप्टाइल ऑफ कॉलीफ्लावर किससे होता है बच्चों, मोलिब्डेनम की कमी से, है ना। जो फूल गोभी में आपका विप्टाइल रोग होता है वो किसकी कमी से होता है बच्चों, मोलिब्डेनम की कमी से होने वाला रोग है। ये इजी क्वेश्चन समझ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जूनोटिक डिजीज दैट कैन बी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू द कंजम्पशन ऑफ
कंटेमिनेटेड एनिमल। निम्नलिखित में से कौन सा एक जूनोटिक पशुजन्य रोग है जो दूषित दुग्ध से सेवन से मनुष्यों में फैल सकता है? अब देखो, जूनोटिक डिजीज क्या होती है बच्चों? वह रोग जो मनुष्यों से आपका सॉरी जानवरों से या पशुओं से मनुष्यों में फैले, वह रोग क्या कहलाता है? जूनोटिक डिजीज। अब चूंकि बच्चों यहां पर आपका एंथ्रेक्स भी जूनोटिक डिजीज है और आपका जो ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी है, ये भी आपका जूनोटिक डिजीज है, दोनों ही जूनोटिक डिजीज है। लेकिन बच्चों जो एंथ्रेक्स है ये दूध पीने से या फिर कहें कंटेमिनेटेड या संक्रमित पशु के दूध पीने से नहीं होता है। आपका जो ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी है, यह जो है आपके संक्रमित पशु के दूध पीने से फैलता है। कौन सा? आपका ट्यूबरकुलोसिस। यदि पशु को टीबी है तो ये मनुष्यों में टीबी होने का कारण भी बन सकता है। कौन सा? आपका ट्यूबरकुलोसिस। अगला क्वेश्चन 64, which of the following pollutants is not included in the list of criteria air pollutants monitored under the National Air Quality Monitoring Program of the Central Pollution Control Board? निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के तहत निगरानी किए जाने वाले मानदंड वायु प्रदूषण की सूची में शामिल नहीं है ना? अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या पार्टिकुलेट मैटर 10 और नन ऑफ द अबव। आप देखो, अब मैं आपको एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि आप जैसे अरुण कात्यायन पढ़ते हो, उसमें पॉल्यूशन है, ये पॉल्यूशन वाले दोनों क्वेश्चन वहीं से हैं। ग्रीन हाउस गैस वाला हमने भी कवर किया, इसको भी हमने कवर किया है। हमने एक प्रदूषण अलग से चैप्टर अपनी सॉइल साइंस में ऐड किया था, उसमें ये चीजें थी, है ना? तो जो अमोनिया है, कौन से बच्चों? अमोनिया, ये वायु प्रदूषक नहीं है। कौन बच्चों? अमोनिया। अमोनिया वायु प्रदूषक नहीं है। बाकी जो आपके सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और पर्टिकुलर मैटर है ना, ये आपके जो है क्या है, आपके जो है प्रदूषकों की सूची में शामिल है। बाकी आपका अमोनिया शामिल नहीं है प्रदूषकों के। भारत में राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम प्लेटफॉर्म आधिकारिक तौर पर कब लॉन्च हुआ? तो बच्चों ये तो इजी क्वेश्चन था। कब लॉन्च हुआ था? 14 अप्रैल 2016 को। कब लॉन्च हुआ? 14 अप्रैल 2016। When was the National Agriculture Market Platform officially launched India? 14 अप्रैल 2016। ये मैंने पहले भी दो क्वेश्चन ई नाम से थे। ये क्वेश्चन मैंने पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है पिछले सेशन में से करवाया है ना, तो वहां से आप इसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। और बाकी मैं देखो इस पूरे सेशन का एक क्लोज वीडियो, मतलब ये कहें कि 65 क्वेश्चन का पूरा वीडियो आपको जो है देने वाला हूं, ठीक है? तो ये मैं कल रिकॉर्डिंग इसकी जो है अपलोड कर दूंगा, लाइव कर दूंगा, जिसमें आपका पूरे 65 क्वेश्चन की ये चारों पार्ट, ये 4th नंबर का पार्ट था, ये चारों पार्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बच्चों यदि आप अच्छे से तैयारी करना चाह रहे हो कि भैया इस बार हमारा एजीटीए गन्ना पर्यवेक्षक क्वालिफाई हो जाए, तो कृषि प्राविधिक सहायक के लिए फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें आपका कृषि यूपीजी के कंप्यूटर आपका कवर करने वाले हैं, जिसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली हैं, ई बुक पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिलेगी, मीडियम रहने वाला हिंदी और डाउट सेशन भी मिलने वाले हैं। प्राइस है मात्र 999 रुपए। 999 में आपको सारी चीजें एक ही कोर्स में मिलने वाली हैं। आपका 999, वैसे प्राइस 1999 है, लेकिन आपको 50% डिस्काउंट है, तो 999 ये सारी चीजें मिलने वाली। नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में हमारी ऐप का लिंक मिल जाएगा, या विजन बैंकर्स एकेडमी जो है सर्च करिए। एक्चुअली में क्या है कि अभी हमें जो अपनी कोचिंग का नाम है या ऐप है, उसको मजबूरी में विजन बैंकर्स एकेडमी के नाम से जो है करना पड़ रहा है। तो विजन बैंकर्स एकेडमी के नाम से आपको ऐप मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने पर वापस से आपका विजन एग्री एकेडमी ऐप जो है मिल जाएगा आपको, है ना? और साथ में साथ गन्ना पर्यवेक्षक का ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। साथ में साथ कृषि प्राविधिक सहायक की जो प्रिंटेड स्टडी मटेरियल है, जिसमें आपकी 8 किताबें मिलने वाली, ये भी आपको हमारी ऐप पर मिल जाएंगी। साथ में साथ कृषि प्राविधिक सहायक के लिए बुकलेट 100 बुकलेट, ये आपको टेस्ट सीरीज, टेस्ट में आपको 100 बुकलेट के नाम से अलग से फोल्डर है, जिसमें आपको 100 सेट पेपर मिलने वाले हैं एजीटीए और साथ में साथ आपके गन्ना पर्यवेक्षक के लिए। तो जल्दी कीजिए और जल्दी से जाइए हमारी एप्लीकेशन पर विजन बैंकर्स एकेडमी को डाउनलोड कर लीजिए, जो कि बाद में विजन एग्री एकेडमी के नाम से आपको देखने को मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल आपका नए जो है सेशन के साथ।